तो सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दिशा कंप्यूटर क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान विषय को। इसमें अगर देखते हैं तो इस समय टीजीटी स्पेशल क्लास चल रही है और इससे पूर्व में जो आपको पढ़ाए गए थे उसकी कह सकते हैं कि उसी श्रृंखला को हम आज आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिबरलिज्म या उदारवाद के बारे में। उदारवाद से संबंधित टीजीटी में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रखा गया और इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछेंगे। चलिए अपनी व्याख्या को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर उदारवाद है क्या। तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो उदारवाद इसका अर्थ इस प्रकार से हम लगाते हैं कि शासन में लचीलापन आ जाना ही उदारवाद आ जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जब शासन में लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का सम्मिश्रण हो जाता है तो उसे उदारवाद कह दिया गया है। जैसे सामान्यतः इसकी हम यदि परिभाषा की बात करते हैं तो सामान्यतः ये माना गया है कि प्रायः अधिकतर जो विद्वान होते हैं वो लोकतंत्र को ही उदारवाद का नाम दे देते हैं, लेकिन यह सीमित अर्थ में सही नहीं है। आधुनिक लोकतंत्र बहुसंख्यक वर्ग की सत्ता में विश्वास करता है, लेकिन उदारवाद सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बहुसंख्यक वर्ग की अपेक्षा अल्पसंख्यक वर्ग के हित की रक्षा के प्रति अधिक जागरूक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उदारवाद लोकतंत्र से कुछ अधिक हो जाता है। उदारवाद परिवर्तन और प्रगति का संदेश देता है। व्यक्तिवाद तथा लोकतंत्र भी इसमें शामिल है, लेकिन उदारवाद केवल यही नहीं है। व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध के विषय पर अब तक दो प्रकार की विचारधाराओं का प्रतिपादन किया गया है। एक प्रकार की विचारधारा राज्य को समस्त मानवीय जीवन का केंद्र और अपने आप में एक साध्य मानती है, लेकिन दूसरी श्रेणी की जो विचारधारा है वो इस बात का प्रतिपादन करती है कि व्यक्ति और राज्य में व्यक्ति ही साध्य है। उदारवाद द्वितीय प्रकार की इन विचारधाराओं का समूह है जो इस बात पर बल देता है कि समस्त मानवीय व्यवस्था का जो केंद्र व्यक्ति है, राज्य, समाज और अन्य संस्थाएं इस व्यक्ति के कल्याण के साधन मात्र हैं और समस्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण व्यक्ति को केंद्र में मानकर ही किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, आगे बताया गया है कि उदारवाद की पृष्ठभूमि के विषय में, अर्थात आखिर उदारवाद का जन्म किस प्रकार से हुआ। चलिए हम व्याख्या प्रारंभ करते हैं अपनी। तो भैया इसमें सबसे पहले ये बताया गया था कि औद्योगिक क्रांति और पूंजीपति वर्ग का उदय। सामान्यतः ये माना गया कि मध्य युग में लोगों का आर्थिक जीवन नहीं था, कृषक सामंतों के अधीन हुआ करते थे और दस्तकारी तथा व्यापार पर भी अनेक नियंत्रण थे। दस्तकारों पर उनकी श्रेणियों का नियंत्रण हुआ करता था जो गिल्ड कहलाती थी। इसके अतिरिक्त चर्च भी आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप किया करता था और आर्थिक जीवन की गतिविधियों के संबंध में अनेक धार्मिक तथा नैतिक नियम थे। 18वीं सदी के अंत में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप वस्तुओं का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा था। इस उत्पादन के परिणाम स्वरूप जितनी तेजी से समृद्धि आई उतनी तेजी से गति आर्थिक जीवन पर चले आ रहे नियंत्रण समाप्त होने लगे और इस प्रकार से कह सकते हैं कि उदारवाद का जन्म हुआ। आगे देखते हैं अगला बिंदु, इसमें क्या बताया गया है। जी, नवजागरण। सामान्यतः नवजागरण कहाँ होता है भैया, तो ये इटली में होता है। प्राचीन युग में यूनानी जीवन के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन को आधारभूत महत्व प्राप्त था। उनके चिंतन का रूप लौकिक था और प्राचीन यूनानियों ने दर्शन, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की थी। लेकिन मध्य युग में पारलौकिक दृष्टिकोण को अपना लिया गया और चिंतन का एकमात्र केंद्र ईश्वर हो जाने के कारण जीवन के अन्य क्षेत्रों में कोई प्रगति संभव नहीं हो सकी। इस प्रकार से कह सकते हैं कि नवजागरण ने व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल दिया और इस प्रकार से उदारवाद का मार्ग प्रशस्त हो गया। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, इसमें क्या बताया गया है, वो है धर्म सुधार। जी बिल्कुल सही कह सकते हैं। मध्य युग में न केवल राजनीतिक वरन धार्मिक निरंकुशता के लिए भी प्रसिद्ध रहा। धार्मिक क्षेत्र में पोप लोगों की निरंकुशता थी और ऐसा माना जाता था कि पोप शास्त्रों का जो अर्थ बतलाते हैं वही प्रमाणिक है, या फिर हमें कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पोप था उनकी मनमानी चलने लगी थी। 16वीं सदी में धर्म सुधार की प्रवृत्ति आरंभ हुई। मार्टिन लूथर, जिगवेली तथा काल्विन आदि धर्म सुधारकों के द्वारा धार्मिक निरंकुशता का विरोध प्रारंभ किया गया। धर्म सुधार ने परंपराओं के बंधन तोड़कर आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया और इस प्रकार से कह सकते हैं कि उदारवाद की नींव पड़ी। जैसे कि प्रोफेसर लास्की ने स्वयं कहा था कि धर्म सुधार के सिद्धांत तथा सामाजिक परिणाम व्यक्ति के लिए मुक्तिदायक सिद्ध हुए। चलिए हम आगे देखते हैं। अगली व्याख्या हमारी क्या है कि निरंकुशतावादी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बिंदु ये है। इसमें यह बताया गया है कि उदारवाद के जन्म के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी तत्व निरंकुशतावादी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया ही रहा है। 16वीं और 17वीं शताब्दियां यूरोप के इतिहास में निरंकुश राजतंत्र के लिए प्रसिद्ध थी। इनमें से अनेक राज्यों के शासकों द्वारा दैत्य पद के सिद्धांत का प्रतिपादन कर अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित कर दिया गया था। इनमें से कुछ सरकारें तो इतनी अधिक निरंकुश एवं अमर्यादित हो गई थी कि वो कह सकते हैं कि जनता को बहुत परेशान करने लगी थी। तो इसी निरंकुशता के कह सकते हैं कि विरोध में जो नई विचारधारा आई उसे क्या कह दिया गया, उदारवाद कह दिया गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं उदारवाद के मूल सिद्धांत के विषय में। मानवीय विवेक में आस्था सबसे पहला बिंदु इसमें बताया गया है। जी बहुत बढ़िया बिंदु ये है कि उदारवादी विचारधारा का सर्वप्रमुख तत्व मानवीय बुद्धि और विवेक में मूलभूत आस्था है। यूरोप के विभिन्न देशों में मध्य युग के अंतर्गत ईसाइयत ने मनुष्य की बुद्धि को कठोर बंधनों में जकड़ रखा था और ऐसा माना जाता था कि चर्च के अधिकारी विशेषकर पोप शास्त्रों का जो अर्थ बतलाते हैं वहीं प्रमाणिक है। लेकिन 17वीं 18वीं सदी में नवजागरण के साथ ही प्रमुख उदारवादी दार्शनिकों ने शास्त्रों का अनुधान करने के स्थान पर स्वयं अपने विवेक के आधार पर सोचना प्रारंभ किया। इस प्रकार से कह सकते हैं कि उदारवाद एक नए रूप में हमें देखने को मिला। आगे देखते हैं अगला बिंदु, इसमें क्या बताया गया है।
इतिहास तथा परंपराओं का विरोध। जी बिल्कुल सही, इसमें बताया गया है कि उदारवाद मानवीय व्यक्ति में विश्वास करता है और किसी भी ऐसे विचार, संस्था या सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जो बुद्धिसंगत ना हो, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही पवित्र क्यों ना समझा जा रहा हो। उदारवाद का विश्वास रहा है कि यदि प्रगति के लिए इतिहास तथा परंपराओं के प्रति विद्रोह किया जाना आवश्यक हो तो इस प्रकार का विद्रोह अवश्य किया जाना चाहिए जिससे नए युग की शुरुआत हो सके। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि भैया मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास। बहुत बड़ा बिंदु ये बताया गया है कि उदारवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र उत्पन्न होता है और स्वतंत्रता उसका प्राकृतिक एवं जन्म से अधिकार है। यह बात रूसो ने भी रखी थी। स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के जीवन पर किसी स्वेच्छाचारी सत्ता का नियंत्रण ना हो, ऐसा वातावरण हो कि व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार आचरण कर सके। इस प्रकार से कह सकते हैं कि उदारवाद में इसकी आत्मा निहित है। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला बिंदु इसमें यह बताया गया है, ध्यान रखेंगे कि व्यक्ति साध्य तथा समाज और राज्य साधन है, समाज और कृत्रिम संगठन है। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। जी उदारवादियों का विश्वास रहा है कि व्यक्ति के कुछ जन्मजात और अनुल्लंघनीय अधिकार हैं जिन्हें उनके प्राकृतिक अधिकार कहा जा सकता है। उनका कथन है कि अधिकारों की सृष्टि किसी मानवीय संस्था, समाज या राज्य के द्वारा नहीं की गई है, वरन ये तो इन तीन संस्थाओं के अस्तित्व में पूर्व विद्वान रहे तथा समाज तथा राज्य की जी आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास और धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श। उदारवाद का जो मुख्य बिंदु ये माना गया है कि धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है उसमें यहाँ पर बल दिया गया है, अर्थात इनका ये मानना है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये मार्क्सवाद के समर्थक माने जा सकते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है कि शासकीय स्वेच्छाचारिता तथा का विरोध और कानून की प्रधानता का प्रतिपादन इसमें किया गया। इसके साथ साथ भैया लोकतंत्र जो कि बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। उदारवाद का जो आधार बिंदु है वो लोकतंत्र ही है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्व शांति की परिकल्पना यहाँ पर प्रस्तुत की गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उदारवाद के मूल रूप क्या हैं। इसमें पहला आता है परंपरागत उदारवाद। परंपरागत उदारवाद मूल रूप से उदारवाद का जन्म स्वेच्छाचारी शासन और व्यवस्था के विरुद्ध एक स्वतंत्र आंदोलन के रूप में हुआ था। परंपरागत उदारवाद का जो मूल तत्व स्वतंत्रता ही रहा है। जॉन लॉक और जॉन स्टुअर्ट मिल को इस परंपरागत उदारवाद का वैधानिक विचारक कहा जा सकता है। प्रोफेसर हाउस ने उदारवाद शीर्षक ग्रंथ में परंपरागत उदारवाद के 9 मूल सिद्धांत बताए हैं। इसमें सबसे पहले उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता पर बल दिया है, वित्तीय स्वतंत्रता पर बल दिया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया है और सामाजिक स्वतंत्रता पर बल दिया है, आर्थिक स्वतंत्रता पर बल दिया है, पारिवारिक स्वतंत्रता पर बल दिया है, जाति तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर बल दिया है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर बल दिया है और आगे चल करके राजनीतिक स्वतंत्रता पर भी बल दिया है। आगे हम देखते हैं जो अगला भैया रूप बताया गया है इसमें वो है परंपरावादी उदारवाद। तो इसमें हम कह सकते हैं कि बेंथम और जेम्स मिल की विचारधारा द्वारा अनेक प्रकार के उदारवादी दर्शन को सहायता प्रदान की गई है, लेकिन उदारवादी दर्शन की जो पूर्ण व्यक्ति है वह जॉन स्टुअर्ट मिल की विचारधारा में ही है। मिल ने उन सिद्धांतों को लागू करने के लिए संघर्ष किया जो उसने बेंथम और जेम्स मिल से ग्रहण किए थे। इस संबंध में उसने अनुभव और परिस्थितियों से ग्रहण करते हुए नागरिक अधिकारों को व्यापक बनाने पर बल दिया और इस बात का प्रतिपादन किया कि स्त्रियों को भी नागरिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो हम लोगों ने देखा ये उदारवाद के रूप के विषय में। चलिए हम देखते हैं कुछ उदारवादियों के विषय में। तो जो भैया सबसे पहले उदारवादी माने जाते हैं वो कौन है? जी ध्यान रखेंगे, वो भैया आ जाते हैं आपके कह सकते हैं कि जॉन लॉक। आपको ध्यान रखना है कि जो जॉन लॉक है इन्हें उदारवाद की आत्मा भी कहा जाता है और माना जाता है कि 17वीं सदी के जो समझौतावादी विचारक हैं जॉन लॉक की विचारधारा में उदारवाद के दोनों रूप पुरातन उदारवाद और नवीन उदारवाद के दर्शन होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो सामाजिक समझौता सिद्धांत था उसमें 3 राजनीति शास्त्रों में अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसमें हाब्स आते हैं, उसके बाद में लॉक आते हैं, उसके बाद में रूसो आते हैं। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट में सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन किया और उसे संविदा सिद्धांत कहा है। तो बात हो रही थी जॉन लॉक की, इन्हें उदारवाद की आत्मा कहा जाता है क्योंकि उसने अपने दर्शन में स्वतंत्रता को शासन के सर्वोच्च लक्ष्य का स्थान प्रदान किया। शासन को व्यक्ति स्वतंत्र की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हुए भी लॉक इस बात को कभी नहीं बोला कि शासकीय शक्ति की मर्यादाएं हैं उन्हें निर्धारित की जानी चाहिए ताकि इस शक्ति का प्रयोग मानवीय स्वतंत्रता के विरुद्ध ना हो सके। उसके द्वारा सामाजिक समझौता सिद्धांत की संपूर्ण व्यूहरचना मानवीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को दृष्टि में रख करके की गई। जैसा कि प्रोफेसर डनिंग ने स्वयं कहा था कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार संपूर्ण समाज के अधिकारों को ठीक वैसे ही सीमित करते हैं जिस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था में ये अधिकार अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को सीमित करते हैं। आगे हम देखते हैं अगले जो आते हैं आधुनिक भैया उदारवादी या आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवादी जो आते हैं इसमें आते हैं थॉमस हिल ग्रीन, जिन्हें टी.एच. ग्रीन कहा जाता है और इनका एक कथन है बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इन्होंने कहा था कि शक्ति का आधार राज नहीं वरन इच्छा है। ग्रीन को आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवादी विचारधारा का प्रतिनिधि विचारक कहा जाता है। उसके द्वारा राजकीय हस्तक्षेप पर बल देने वाले परंपरागत उदारवाद और राज्य को दैवीय स्तर प्रदान करने वाले हेगलवादी उदारवाद दोनों को ही अस्वीकार करते हुए औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए जनतंत्रात्मक उदारवाद का प्रतिपादन किया गया है। ग्रीन आदर्शवादी होने के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो उदारवादी भी था इस तरह से क्योंकि उसने राज्य को कभी भी एक साध्य नहीं माना है। ग्रीन के मतानुसार राज्य एक साध्य की प्राप्ति का साधन मात्र है और साधन है। राज्य में रहने वाले व्यक्तियोयों का पूर्ण नैतिक विकास। ग्रीन बार बार इस बात पर बल देता है कि संस्थाओं का अस्तित्व व्यक्ति के लिए होता है, व्यक्तियों का अस्तित्व संस्थाओं के लिए नहीं है। अर्थात जो ग्रीन है वो
व्यक्तिवाद पर बल देता है, कह सकते हैं व्यक्तिवाद का समर्थक लगता है। ग्रीन का विचार है कि व्यक्ति अपने अंतःकरण की मांग पर राज्य की सत्ता का भी विरोध कर सकता है और ग्रीन का यह विचार उदारवादी धारणा के ही अनुरूप है। इस प्रकार जो ग्रीन भैया माना गया है वह एक उदारवादी है, लेकिन वैसा परंपरागत उदारवादी नहीं है जो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, क्योंकि जैसे प्रिंस क्रोपाटकिन हो गए या अन्य अराजकतावादी हो गए, वो सब राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका यह मानना है कि जो राज्य है वह व्यक्तियों के, कह सकते हैं, उन पर एक बंधन का कार्य करती है और अपना वह विकास आसानी से नहीं कर सकते हैं। आगे जैसे बताया गया है कि जो ग्रीन है वो एक उदारवादी हैं। ग्रीन राज्य को एक आवश्यक बुराई मानने के स्थान पर उसे एक नैतिक संगठन भी मानता है। परंपरागत उदारवादियों का विचार है कि राज्य का कार्य केवल रक्षा करना है, और इसके साथ साथ इसमें यह भी बात बताई गई है कि 20वीं सदी में जन कल्याणकारी राज्य की नींव भी ग्रीन ही डाल देता है। आगे देखते हैं हम उदारवाद की आलोचना के विषय में। तो सामान्यतः उदारवाद की आलोचना इस प्रकार से की जा सकती है कि दर्शन में मानवीय बुद्धि को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, जो अनुचित है। वास्तव में मानवीय घटना चक्र के निर्धारण में बुद्धि की अपेक्षा ईश्वरीय इच्छा और संयोग के द्वारा अधिक भाग लिया जाता है। उदारवादी राज्य को एक कृत्रिम संस्था और समझौते का परिणाम मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। राज्य ना तो किसी समझौते के परिणाम से उत्पन्न हुआ और न ही किसी व्यावसायिक ढंग से है। जैसा कि आपको बताया गया था कि जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, उसमें यह बताया गया था कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई वो विकास के माध्यम से हुई है। विकासवादी सिद्धांत सबसे प्रमाणिक माना गया है। आदर्शवादी और फांसीवादी विचारक भी उदारवाद की आलोचना करते हुए कहते हैं कि उदारवाद में व्यक्ति को जिस प्रकार की पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात कही गई है वह तो मानवीय जीवन को एक प्रकार की पूर्ण अराजकता में परिणत कर देती है। तो भैया आज आप लोगों ने देखा हमारा जो कह सकते हैं कि यूपी टीजीटी राजनीति विज्ञान विषय में जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक था वो हम लोगों ने पढ़ा, लिबरलिज्म या उदारवाद। मैं ऐसा करता हूं कि हमारे वीडियो से अधिक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएं और उन्हें आप अधिक से अधिक सही कर सकें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भैया शेयर अवश्य कर दें जिन्होंने टीजीटी में फॉर्म डाला है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।